अनंत सिंह को टिकट दे दिया है आप लोगों ने। विपक्षी खेमा अब आप उसको बैड एलिमेंट कहने लगे। असल में हम लोगों ने नीतीश को उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए देखा है। ये 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, दिस इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ तेजस्वी। अवसर नहीं देने जा रहे हैं, प्राप्त अवसर को दबा के नीतीश कुमार बैठे हैं। उसको तेजस्वी ने कहा है हम पहली ही मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अवसर को अपने नौजवानों को दे देंगे। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस समय हम हैं राजद कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। सीधे सवालों पर ही बढ़ते हैं। तेजस्वी इस बीच जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस दिन आप लोगों ने सीटों की भी घोषणा की, कैबिनेट की पहली मीटिंग 10 लाख नौकरियां, हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं उस मसले पर भी। खजाना खाली है, कहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी? मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की जानकारी बहुत मित्रों को नहीं है। नौकरी की तनख्वाह हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है और इस मुल्क में, इस देश में संविधान के मुताबिक जिस राज्य में राजस्व की आमदनी, जिसको हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, और राजस्व व्यय जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है वो भारत के संविधान के मुताबिक निर्मित फाइनेंस कमीशन की जिम्मेवारी होती है कुछ पैसे को दे। अब यहाँ आओ, जिस 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, दिस इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ तेजस्वी। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, भारत के मापदंड के मुताबिक जितने डॉक्टर, जितने इंजीनियर, जितने मास्टर और जितने हमारे अन्य कामों में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, जो यह एक तरह से स्वीकृत पद है देश के भीतर मापदंड के मुताबिक, वह हमारे खाली पद हैं 8.5 लाख से ऊपर। हम उस पदों को भरेंगे। जब हम उन पदों को भरेंगे तो ये जिम्मेवारी है कि हमारी आवश्यकता का हिस्सा है। तेजस्वी जी ये नहीं कहा कि हम इस बोझ को ले रहे अपने माथे पर, नहीं। उन्होंने ये कहा है कि बिहार की सही ढंग से सेवा करने के लिए अज्ञानता है उनकी, ये सवालों को उठा रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये काम मत करो। हमारे नौजवानों को जो बेरोजगार बना के रखा गया है, उनके अवसर हैं जिसको मार करके बैठे हैं। हम अवसर नहीं देने जा रहे हैं, प्राप्त अवसर को दबा के नीतीश कुमार बैठे हैं। उसको तेजस्वी ने कहा है हम पहली ही मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अवसर को अपने नौजवानों को दे देंगे। लालू प्रसाद की क्या भूमिका रहने वाली है इस बार के चुनाव में? लालू प्रसाद जी कोई चाहे ये 7 ताले में बंद कर लें, पाताल के भीतर बंद कर लें, लालू विषय हैं, गरीबों के मन में बैठे हुए हैं। गांव वाले हैं, किसान हो, मजदूर हो, सभी लालू जी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो भ्रम मिट गया जिस भ्रम के तहत लालू जी का लोगों ने नुकसान कर दिया। हाँ, उस भ्रम को मिटने में समय लगा, लेकिन एक बात लोगों को महसूस हो गया, लालू एक स्थिर चरित्र का नाम है और नीतीश कुमार एक अस्थिर चरित्र का नाम है। और स्थिर चरित्र यदि नहीं होगा तो स्थिर हुकूमत भी नहीं हो सकती, और स्थिर हुकूमत के लिए स्थिर चरित्र का होना आवश्यक है और जनता की समस्याओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है। नीतीश कुमार ने तो ये काम किया, पैसे आए इस बिहार में, लेकिन जिस टारगेट लक्ष्य के लिए पैसे भारत की सरकार ने संविधान के संस्था फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस पर दिया, वो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए मतलब करप्शन में पैसे चले गए। करप्शन में पत्थरों के बड़े बड़े मकान तुमने बना दिया, कल भी ये बन सकते थे, लेकिन पहले पेट की भूख तो मिटा लेते, तन पर गरीबों के वस्त्र तो आने देते, हमारी शिक्षा व्यवस्था को खराब तो नहीं होने देते, हमारे विश्वविद्यालयों को अच्छा तो तुम बना देते। लेकिन न आम आदमी का काम, न गांव के लोगों का काम,
ना ही हमारे बाजार में फुटकर विक्रेताओं का काम, न व्यापार का काम, न इंडस्ट्रीज का काम, कुछ भी तुमने नहीं किया। शिक्षा पर आप आ ही गए हैं तो शिक्षा एक टीजीटी के शिक्षक या प्राथमिक शिक्षकों का एक मसला है जिसको लेकर के वो लगातार आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं। आपकी सरकार आती है तो क्या आप लोग उनका वेतनमान, उनका तय, समान काम के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करेंगे? इस सवाल का एक जवाब है कि हर वो विधि सम्मत हम लोग काम करेंगे, याद रखिए, क्योंकि हमारी शिक्षा हम नहीं देंगे, हम गुणात्मक शिक्षा देंगे, क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए 3 चीज़ें की आवश्यकता है। हमारा शिक्षक संतुष्ट हो, हमारे बच्चों के लिए जिसको हम कहते हैं स्थान और बच्चों की संख्या का अनुपात सही हो, और जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात सही हो। यदि ये 3 चीज़ नहीं है तो आप उसको लिटरेसी मिशन चला सकते हो, ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन की नींव डाली थी, और हम प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 5 तक प्रखंड स्तर पर हम लोग लेते थे परीक्षा। मॉडल स्कूल की परीक्षा हम लोग जिला लेवल पर लेते थे। हाई स्कूल की परीक्षा राज्य स्तर पर पहले से भी थी, और कॉलेज की परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर होती रही है। हमारे 2 परीक्षाओं को इन्होंने ख़त्म कर दिया। यदि हम बच्चे को ये नहीं जानेंगे कि हमारी प्राथमिक शिक्षा में इसकी प्रतिभा कहाँ तक पहुँची, इनकी मेरिट कहाँ तक पहुँची, यदि हम यही नहीं जानेंगे तो फिर हम उस बच्चे के लिए हम क्या उपाय करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, वो अभिभावक अपढ़ है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। केवल एक बात वो जरूर जानता था, बचवा हमार परीक्षा में पास बाकी फेल बा, तूने परीक्षा ही खत्म कर दिया। हम फिर वो दोनों परीक्षा को चालू करेंगे। और वह परीक्षा केवल विद्यार्थी की नहीं होती थी, उस परीक्षा से विषयों के शिक्षक की भी मेरिट हम जान जाते थे। हम केवल विद्यार्थी और शिक्षक की नहीं, उस पूरी संस्था जिसको हम कहते हैं उसकी भी हम क्रेडिबिलिटी जान जाते थे, और जहाँ कमी रहती थी हम उसको पूरा करते थे। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली आई है, उस पर आपकी क्या राय है? और यहाँ के विश्वविद्यालय, जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका सत्र 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन 3 से 4 साल में, इन सारी चीज़ों को भी सुनिश्चित कराएंगे आप लोग? हम लोग जब सरकार में आए थे तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षा 3, 4, 5 साल तक पीछे थी। 2000 आते आते हम बिल्कुल अप टू डेट हमारा कैलेंडर चल रहा था। हमने एकेडमिक कैलेंडर ही नहीं बनाया, उसको लागू किया, सख्ती से लागू किया। और नतीजा था कि हम 2005 में जब राज्य से गए तो हमारी कोई भी बैकलॉग एग्जामिनेशन का नहीं था। अब सवाल दूसरा चीज़ आता है कि हम विश्वविद्यालयों की परीक्षा, याद रख लेना, विश्वविद्यालय जाने की इच्छा लोगों की होती है, लेकिन बुनियादी शिक्षा हमारी प्राथमिक शिक्षा है। यदि हमारी बुनियादी शिक्षा हमारी नहीं सही हो पाई, क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाया, और क्वालिटी एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि हर बच्चे को उसके दरवाजे के अगल बगल में उसको शिक्षा दो। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा तो प्रतिभा के मुताबिक वो देश के नहीं विदेश तक में जा सकता है, यदि प्रतिभा आपने तराश दिया तो। हम लोग उन बच्चों को ऊंची शिक्षा पाने के लायक बनाएंगे, ऊंची शिक्षा देने लायक अपनी संस्थाओं के बनाएंगे, लेकिन यदि उससे भी उसकी बड़ी प्रतिभा है तो दुनिया में जहाँ भी वो जाके पढ़ना चाहे हम उसको सहयोग करेंगे। अंत की ओर बढ़ते हुए, कांग्रेस और लेफ्ट एक तरह से लोकसभा में आप लोग साथ थे भी नहीं भी, अब ले आए हैं। कांग्रेस को भी 70 सीटें दे दी हैं आप लोगों ने, और लेफ्ट को भी 29 से 30, 32 तक। अधिक नहीं दे दी आप लोगों ने? परिवार में जब हम एक संयुक्त परिवार में हैं तो किसे क्या हासिल हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है और कौन दे रहा है, इस पर बहस नहीं होती। ऐसा कह रहे हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों पे कि चूंकि आप लोगों को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना था, इसलिए हर
फ्रंट पे आप लोगों ने सरेंडर किया है। अच्छा, आप एक बताओ, ठीक उल्टी बात, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग यदि समर्पण नहीं किए हैं तो हम बनवाने के लिए काय का समर्पण किए हैं? अरे, उन्हें भी मुख्यमंत्री के रूप में पसंद थे और हमें भी सहयोगी के रूप में पसंद थे। सहयोगी के रूप में कभी हम लोग नीतीश को भी पसंद किए, लेकिन इस बार एक ही हम लोगों ने सावधानी बरती है, कोई नया नीतीश कुमार पैदा न होने पावे जो बनी हुई सरकार को पलट दे। एक चीज़, अंतिम सवाल, राष्ट्रीय जनता दल का जब भी जनाधार का बात होता है उसमें मुस्लिम यादव को कोर वोट के तौर पर काउंट किया जाता है। आप लोग A to Z बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। MIM जैसी एक पार्टी है जो बीच में जब उपचुनाव हुए तो उनका एक विधायक जीता भी। MIM, BSP और रालोसपा जो अब आपसे टूट गए हैं, वो लोग एक साझा गठबंधन खड़ा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनकी एंट्री को, खास तौर से MIM को? असल में आपके प्रश्न का विस्तार नहीं है, इसमें कई प्रश्न आ गए हैं। जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भाजपा और उसके सहयोगी दल जानते हैं कि वो जीत नहीं सकते, क्योंकि उनका वोट नहीं बचा है। तो उनके पास एक ही और रणनीति है कि ये जो उनके खिलाफ वोट है उसको विभिन्न भागों में बांटो। वो अब लड़ रहे हैं, नहीं, हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन उस लड़ाई को अच्छे अपने पक्ष में करने के लिए हमारे वोट को बिखराव चाहते हैं, और वोट का बिखराव नहीं होने जा रहा है। राजद का वोट राजद का है, सताए हुए लोगों का वोट है, आगे बढ़ने की इच्छा रखने वालों का वोट है। किसान मजदूर गांव के लोगों को अपनी सुविधा के लिए एक अच्छी सरकार चाहिए, और उनके मालूम है कि ये कम्युनल फोर्सेस को भी दुरुस्त करने की ताकत और सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों को भी ठीक करने की ताकत राष्ट्रीय जनता दल के पास है। इसमें तपे तपाए नेता, पुराने समाजवादी कर्पूरी ठाकुर जी से और उसके भी पहले डॉक्टर लोहिया से शिक्षित प्रशिक्षित लोगों की आज भी जमात केवल विधानसभा में नहीं, गांव-गांव में फैली हुई है। कभी आप लोगों ने इसको कभी विश्लेषण किया कि 15 साल सड़क में रहने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल में बिखराव क्यों नहीं आया? ख्याल करते जाना, कभी बिखराव नहीं आया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बनी थी। राष्ट्रीय जनता दल समाज बनाने के लिए बनी थी, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बनी थी। समाजवाद की स्थापना इसका लक्ष्य रहा है, और समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य में हम भारत के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र की पसंद करते हैं, जिसमें धर्म के आधार पर टकराहट ना हो, संविधान को कोई तोड़े मरोड़े नहीं, भारत के समाजवादी चरित्र पर कोई चोट न पहुंचाने पावे, और भारत का लोकतंत्र कभी खत्म न होने पावे। मैं बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे पूछ कर खत्म करूंगा। 7 निश्चय योजना का ढिंढोरा बहुत पीटा नीतीश कुमार ने, उसमें जल नल एक योजना आपके केंद्र में भी, आपकी जो राजनीति के केंद्र में मैं पाता हूं वो पानी को पाता हूं। अब वो कह रहे हैं कि हम अगले बार जब हमको अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो हम हर खेत को जो है सिंचाई का जल मुहैया करवाएंगे। आपकी क्या राय है इसको लेकर? गांव वालों को तो पानी के नाम पर लूट लिया, पीने के पानी के नाम पर। 15 साल के भीतर जहां हम पानी छोड़ के गए थे, जिसके आधार पर हमारी खेती होती थी, उस पानी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तुम नहीं आगे बढ़ाए होते, हमारे यथावत सिंचाई के संसाधनों को भी तुम बनाए रखते। जहां हम बिचड़ा डालने के लिए हमने रोस्टर को ठीक किया था, हर हालत में 21 मई को खेत में पानी, 15 मई को हम नहरों को खोल देंगे। आज फिर अब मई में नहीं, 20-25 जून को भी बिछड़े के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं। और खेती का मुख्य आधार है खरीफ के बिचड़ा, और वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो तय करता है पूरे 12 महीने की खेती के रोस्टर। यदि 1 महीने हमारे बिचड़े पीछे पड़ेंगे तो हमारे धान की परिपक्वता 1 महीने बाद होगी।
धान की परिपक्वता 1 महीने बाद होगी तो हमारी गेहूं की खेती 1 महीने बाद होगी, और 1 महीने बाद जब गेहूं की खेती होगी तो मई की गर्मी के बहती हुई हवा में हमारा गेहूं पकेगा नहीं, जल जाएगा, झुलस जाएगा। नीतीश, तुमने तो नष्ट कर दिया बिहार की खेती को। तुमने तो कहा था कि जब बिहार के देश के हर थाली में एक बिहार का व्यंजन होगा। नीतीश कुमार, 35 लाख टन चावल और गेहूं बिहार के थाली में लोगों को परोस रहे हो। जहां हम लोग अपने समय में अपने प्रोक्योरमेंट को शुरू करके नेपाल और बांग्लादेश तक हमारा अन्न जाने लगा था, आज फिर वही हरियाणा पंजाब का वही। सितंबर महीने में सारे गोदामों में अन्न लाना हम बाहर से बंद कर देते थे, हम अपना प्रोक्योरमेंट करते थे। इन्होंने केवल उसी हरियाणा पंजाब के धान और गेहूं को सर्कुलेट करता है और किसानों को नहीं खरीदता। याद रख लेना, पूंजी का क्षरण हुआ है, किसानों के हाथ से पूंजी गई है, और जब किसानों के हाथों से पूंजी चली गई तो खेती में निवेश होना बंद हुआ। आप लोग इसको सुनिश्चित करवाएंगे ना? निश्चित कोशिश करेंगे। पहला कि बिहार के बाजार में हमारा ही अन्न रहे, हमारा ही अन्न रहे। समसामयिक सवाल से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, बहुत फोन आपको भी आ रहे हैं। अनंत सिंह को टिकट दे दिया है आप लोगों ने, विपक्षी खेमा, अब आप उसको बैड एलिमेंट कहने लगे। असल में हम लोगों ने नीतीश को उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए देखा है, और 15 साल इन्होंने प्रमाणित किया है कि वो बैड एलिमेंट नहीं हैं। तो हम उनके प्रमाण पत्र के आधार पर हमने भी मान लिया कि बैड एलिमेंट नहीं है। इनको हक है बैड एलिमेंट कहने का। नवरत्नों को पीछे खड़ा करके नीतीश कुमार, तुमने अपने राजनीतिक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद यात्रा शुरू की थी। नवरत्नों को कभी भी लालू प्रसाद अपने दरवाजे पर नहीं आने देते थे, नहीं आने देते थे। इक्का दुक्का पार्टी का विधायक आपकी भी पार्टियों में हैं, आपकी पार्टी में बात सुनो, इक्का दुक्का पार्टी के विधायक के हैसियत से जो भी आ जाता हो, ये जितने लोगों का नाम ला रहे हो, ये तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इनका सहयोग लिया है, और जब इनके सहयोगी के रूप में वो ठीक थे तो फिर ये जहाँ भी जाते हैं इन्हें अपराधी कहने का हक नहीं। यदि ये अपराधी थे तो नीतीश कुमार, इन अपराधियों को सहयोग लेने के चलते तुम सबसे बड़े अपराधी हो, और तुमको कुर्सी से उतारना हमारा लक्ष्य है। तो बड़े अपराधी को हटाने के लिए हम वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।